बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, या यूं कह लें विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। वेलोसिटी का ताल्लुक उन प्रॉपर्टीज से है जिन्हें ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन करेंगे कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनका ताल्लुक मैटर और एनर्जी के फ्लो से होता है। द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी आर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज। ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज की एग्जांपल्स में हैं विस्कोसिटी, कंडक्टिविटी, डिफ्यूजन एट्सेट्रा। तो आज हम डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी को, विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। विस्कोसिटी को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि ये लिक्विड की इंटरनल रेजिस्टेंस है। जब लिक्विड फ्लो करता है तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे की मूवमेंट को रेजिस्ट करते हैं, या यूं कह लें कि लिक्विड की लेयर्स एक दूसरे की मूवमेंट को रेजिस्ट करती हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब जिन लिक्विड्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं उनमें इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। और वो लिक्विड ज़्यादा गाढ़े होते हैं। जिन लिक्विड में अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती हैं, जिनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होती हैं, उनकी विस्कोसिटी कम होती है क्योंकि उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है। तो जिन लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है वो देखने में ज़्यादा गाढ़े महसूस होते हैं, और जिनकी विस्कोसिटी कम होती है वो ज़्यादा गाढ़े नहीं होते। और अगर आप केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो लिक्विड्स पोलर होते हैं वो ज़्यादा विस्कस होते हैं, उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, और जो नॉन पोलर लिक्विड्स हैं उनकी विस्कोसिटी कम होती है। अब किसी लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा है, किसी की कम है, तो विस्कोसिटीज़ को कंपेयर करने के लिए एक क्राइटेरिया है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी की मेजरमेंट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से की जाती है। जिन लिक्विड्स की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू ज़्यादा है वो लिक्विड ज़्यादा विस्कस होंगे। विस्कोसिटी इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिट डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड्स विच आर यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। जब लिक्विड फ्लो करता है उसकी लेयर्स एक दूसरे की मूवमेंट को रेजिस्ट करती हैं, तो दो लिक्विड्स की दो लेयर के दरमियान यूनिट डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए जितनी रेजिस्टेंस, जितनी फोर्स रिक्वायर्ड है उसे कहते हैं विस्कोसिटी। लिक्विड की दो लेयर्स जो यूनिट डिस्टेंस पर हों उनके दरमियान यूनिट डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड है उसे कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के। लिक्विड की इंटरमोलेकुलर फोर्स की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, यानी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होंगी उतना विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। और लिक्विड की पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो हम कहेंगे कि विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस एंड विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये दो प्रॉपर्टीज हैं जिन पे विस्कोसिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है, और दो पैरामीटर ऐसे हैं जिन पे विस्कोसिटी इन्वर्सली डिपेंड करती है। विस्कोसिटी इन्वर्सली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड रेगुलरिटी ऑफ मोलेकुलर शेप। टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं
लिक्विड की अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, इसलिए विस्कोसिटी कम हो जाती है। और ये जो हमने बात की रेगुलरिटी ऑफ मोलेकुलर शेप, तो लिक्विड की के मॉलिक्यूल की शेप अगर रेगुलर होगी तो वो एक दूसरे को ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करेंगे, उनकी विस्कोसिटी कम होगी। और अगर लिक्विड की मॉलिक्यूल इरेगुलर शेप में होंगे तो वो एक दूसरे को ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे, विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। तो रेगुलरिटी ज़्यादा होगी, विस्कोसिटी कम होगी। लिक्विड्स विद इरेगुलर मोलेकुलर शेप हैव हायर विस्कोसिटी। अब बात हो जाए यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर सेकेंड। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को चूंकि पास्कल भी कहा जाता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विस्कोसिटी की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट पास्कल सेकेंड, और इसी को किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड भी कहा जाता है। ये है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। लेकिन जो यूनिट मोस्ट कॉमनली यूज होती है वो है पॉइज। पॉइज को डाइंस पर स्क्वायर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड भी कहा जाता है, और इसी यूनिट का दूसरा नाम है ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के 3 नाम हमने पढ़े। विस्कोसिटी की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड भी कहते हैं, इसे न्यूटन पर स्क्वायर मीटर सेकंड भी कहते हैं, इसे पास्कल सेकंड भी कहते हैं। ये तीनों यूनिट इक्विवेलेंट हैं, यानी ये एक ही यूनिट के 3 नाम हैं। अब इसके बाद जो कॉमनली यूज्ड यूनिट्स हैं, पॉइज, डाइंस सेंटीमीटर, डाइंस पर स्क्वायर सेंटीमीटर सेकेंड और ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये तीनों यूनिट्स भी इक्विवेलेंट हैं। तो 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड में 10 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो ये इनकी इंटर कन्वर्जन है। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, or we can say 1 Newton per square meter second is equal to 10 dynes per square centimeter second, or we can say 1 Pascal second equal to 10 poise। अब हमारा जो मेन फोकस है वो है विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसे एक्सप्रेस करने के लिए इक्वेशन है जॉन्स डोल इक्वेशन। रिलेशनशिप बिटवीन विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन जॉन्स डोल इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ये है इस इक्वेशन की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसमें ईटा है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ईटा नॉट है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, और ये जो ईटा ओवर ईटा नॉट इसे कहा जाएगा रिलेटिव विस्कोसिटी ईटा आर। इसमें ए कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, लेकिन ये सी कांस्टेंट नहीं है। सी है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, concentration of solution। A and B are called John's Dole constant। तो अब यहां पर इस इक्वेशन में ईटा ओवर ईटा नॉट की जगह अगर हम ईटा आर पुट कर दें जो कि रिलेटिव विस्कोसिटी है, तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बल्कि इसको यूं कर लें कि we can write this is John's Dole equation। अब John's Dole equation में हमने ईटा ओवर ईटा नॉट की जगह पुट कर दिया रिलेटिव विस्कोसिटी ईटा आर। अब John's Dole equation इस फॉर्म में आ गई। अब आप ये जो 1 है राइट हैंड साइड पे, इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो ईटा
relative viscosity -1 लेफ्ट साइड पे हो गया। अब इस पूरी इक्वेशन को आप स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दें। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब राइट हैंड साइड में ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी है। इस इक्वेशन को अगर फर्दर रीअरेंज कर लिया जाए तो हम इसे यूं लिख सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन की फॉर्म है जिसे इक्वेशन 3 कहा जा रहा है, दिस इज एक्चुअली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर हम ईटा आर -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन को इलांग y एक्सिस प्लॉट करें और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन को इलांग x एक्सिस प्लॉट करें, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। a और b, ये जैसा कि हमने पहले पढ़ा, दे आर जॉन्स डोल कांस्टेंट। अब a को फाल्कन हैगन कांस्टेंट भी कहा जाता है। फाल्कन हैगन कांस्टेंट एक्चुअली हमें बताता है आयन आयन इंटरेक्शन की मेजरमेंट। इट इज द मेजर ऑफ आयन आयन इंटरेक्शन, या वी कैन से इट इज द मेजर ऑफ इंटर आयोनिक इंटरेक्शन, यानी कैटायन और एनायन की म्यूचुअल अट्रैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें a की वैल्यू से मिलती है और a की वैल्यू हम लेते हैं स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट से। b इज कॉल्ड जॉन डोल कांस्टेंट। इट इज मेजर ऑफ इफेक्ट ऑफ आयंस ऑन विस्कोसिटी, या इसको हम यूं कह सकते हैं कि इट इज मेजर ऑफ आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो a इज फाल्कन हैगन कांस्टेंट, इट इज मेजर ऑफ इंटर आयोनिक इंटरेक्शन, and b is John's Dole constant, it is measure of ion solvent interaction। और a की वैल्यू हम स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट से लेंगे, b की वैल्यू हम स्ट्रेट लाइन के स्लोप से लेंगे। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, यानी ऐसे भी पॉसिबल है कि आपने ये स्ट्रेट लाइन बनाई जॉन्स डोल इक्वेशन से और ये अपवर्ड स्ट्रेट लाइन बनी। अगर अपवर्ड स्ट्रेट लाइन बनी है तो फिर b की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये जो जॉन्स डोल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि जो आयंस हैं दे आर स्ट्रक्चर मेकिंग। इसका मतलब है आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। If plot between square root of concentration and this factor is upward straight line, then value of B is positive, and in this case ions are structure making। structure making ions को cosmotrophs भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि now viscosity increases with concentration of electrolyte। इस इफेक्ट को मायोनेज इफेक्ट भी कहते हैं। और अगर इससे उलट हो जाए, यानी अगर ऐसे हो कि ये स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड चली जाए, तो हम कहेंगे कि अब जो आयंस हैं वो स्ट्रक्चर ब्रेकिंग है। इस केस में आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम है, इंटर आयोनिक इंटरेक्शन ज्यादा है। इफ द प्लॉट गिव्स डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन देन वैल्यू ऑफ b इज नेगेटिव, एंड इन दिस केस आयंस आर स्ट्रक्चर ब्रेकिंग एंड विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद कंसंट्रेशन। अगर b की वैल्यू पॉजिटिव है तो विस्कोसिटी कंसंट्रेशन के साथ इंक्रीज होगी, अगर b की वैल्यू नेगेटिव है तो विस्कोसिटी कंसंट्रेशन के साथ डिक्रीज होगी। और ये जो b की वैल्यू है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से b की वैल्यू डिक्रीज होती है। वी कैन से b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये जो जॉन डोल्स कांस्टेंट है, जॉन्स डोल इक्वेशन, इट इज वैलिड फॉर डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इट इज वैलिड टिल 0.1 मोलर सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.1 मोल से ज़्यादा हो जाए तो फिर जॉन्स डोल इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन ट्रेंड नहीं आता।
नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।